दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में फ़ारूक शाब्दी साहब आए हुए। फ़ारूक शाब्दी साहब इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। आपको पता है कि जैसे उन्होंने उनकी सारी पोस्ट से जो है रिज़ाइन दे दिया था और एमआईएम छोड़ने की भी बात भी कर दी थी। फ़ारूक शाब्दी जी को हमने यहाँ पर बुलाया। फ़ारूक शाब्दी जी के बारे में थोड़ा सा बता दें, बहुत लोगों को मालूम है, जो अगर दूसरे लोग हैं जो एमआईएम के नहीं, उनको बता दें कि सोलापुर से ये 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2019 में इनको 38,000 वोट मिले थे। 2024 में इनको 62,000 एमआईएम की तरफ से वोट मिले थे। बाद में उनको मुंबई अध्यक्ष बनाया गया। मुंबई अध्यक्ष में आते ही उन्होंने यहाँ पर संगठन को मजबूत करना चालू किया और सब में ज़्यादा इनका जो है कि इनके कंधे पे जो सितारा लगा वो था बुरखा बैन जो किया गया था एक कॉलेज में। वहाँ की छात्राओं को और इनकी लेडीज़ टीम ने मिल के जो है वो जो है फ़ारूक भाई ने वहाँ पर गिरफ्तारी दी थी और सबने देखा, हमारे चैनल पे भी वो है। और एक मुंबई की टीम में उन्होंने एक जान जैसी जो है डाल दी थी और बरसों से बंद पड़ी जो मुंबई की ये जो ऑफिस है जहाँ अकबर भाई ने उद्घाटन किया था, तो वो कभी जो है वो फिर से जो है चमकने लगी थी। वैसे मैं बता दूं कि एमआईएम का हमेशा मुंबई की ऑफिस का ऐसा ही है, इलेक्शन के टाइम पे चमकती है, बाद में बंद हो जाती है, फिर इलेक्शन आता है तो फिर चमकती है, फिर बंद हो जाती है। वो तो दौर चलते ही रहता है। फारूक भाई, वेलकम टू गली न्यूज़। आपने अपना वक्त निकाला, हमारे पास आए यहाँ पर। थैंक यू सलीम भाई जी शुक्रिया। फारूक भाई, थोड़ा बात करेंगे, बोल्ड बात करेंगे, समझे। अभी जितना बोलना था मैं तुम्हारे बारे में बोल दिया, समझे। बोला जब तैयारी करते हैं फारूक भाई से बात करने के लिए। फारूक भाई, आपको एमआईएम में कैसे, आप एमआईएम में एंट्री कैसे लिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आप बोल्ड की बात कर रहे हैं तो शायद मैं जाना ही चाहता हूँ बोल्ड बात करने के लिए और बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। अच्छी बात। तो शायद बड़े नेता की निशानी उसी वजह से आप जैसे बड़े पत्रकार ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एमआईएम का सफ़र मेरा 2019 से शुरू हुआ है। सोलापुर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे महाराष्ट्र की सोलापुर में है, उससे मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। तब अनलकीली पार्टी में एमआईएम में एंट्री किसने दिलाई? एंट्री आप बिजनेसमैन, मुंबई के जाने माने टॉय इंडस्ट्रीज में आपका एक नाम है। हाँ ठीक है। तो आपको अचानक जो है, मेरा वतन है सोलापुर से आगे छोटा सा गांव है, मेरा वतन है। तो थोड़ा बहुत सोशली पॉलिटिकली मैं वहाँ पर काम करता था। 2019 में ऐसा हुआ कि एमआईएम की जो टिकट थी वो खाली जा रही थी, मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हुआ था। हाँ 19 की बात है, क्योंकि जो 2014 में पहले लड़े थे वो किसी वजह से ही वॉज अनअवेलेबल लड़ने के लिए, तो तब वो भी सेकंड नंबर पे आए थे। तो एमआईएम का अच्छा ग्राउंड था वहाँ पर, तो उसी को देखते हुए मैंने भी फिर पार्टी के आला कमान से मैंने संपर्क साधा और उसमें हमारे, मैं बोलूँगा मेरे एक छोटे भाई हैं, मतलब वो पार्टी के नगर सेवक है मेरे छोटे भाई जैसे, जिनका नाम गाजी जागीरदार है। अच्छा। उनका बहुत बड़ा रोल था मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए और पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास जताया और मुझे 2019 में उम्मीदवारी दी वहाँ से और बड़ी ताकत से हम लोग लड़े थे। और मेरी फाइट जो थी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब है, उनकी डॉटर प्रणीति शिंदे के सामने थी और मैं सेकंड नंबर पे आया था, 8-9 हज़ार वोट से ही हारा था। तो ऐसे मेरे एमआईएम में शुरुआत हुई। मगर एक पब्लिक का कॉन्सेप्शन ऐसा लगता है पब्लिक को कि फारूक शाब्दी को एमआईएम में एंट्री इम्तियाज जलील ने दिला, ऐसा एक परसेप्शन है। नहीं, वो इसलिए मैंने ये सवाल किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2019 में मैं आया और डायरेक्ट असद साहब ने ही मुझे एंट्री दिलवाई थी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। अभी जो आपके बारे में बात चल रही है और आपने जो एक्शन लिया है उसकी अगर पब्लिक को सही बात बताया चले, क्योंकि देखिए मजलिस के जो दीवाने हैं वो मजलिस के दीवाने हैं, अकबर भाई, असद भाई के दीवाने हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। आप मुंबई का आप इतिहास देखो, किसी को निकाल दिया जाता है। और आप हमारे चैनल में देखोगे हमेशा इस बात पे यही रहती है कि आप इलेक्शन के टाइम पे, एंड टाइम पे आप क्यों कर रहे हैं। इस बार मैं चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू में खुल के बताएं कि एक्चुअल क्या हुआ, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि क्या हुआ। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना सलीम भाई, कि मुझे ऐसे लगता नहीं, यकीन है कि पब्लिक सारी बातें जानती है, पब्लिक को सब पता है, लेकिन सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाह रही है पब्लिक। हम भी आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। ठीक है क्या ना, होता है, थप्पा लग जाता है ना भाई। नहीं थप्पा लगाने वाला मेरे ज़बान मैं से, बोलूँ एक अलग बात होती है, वो बोले कोई अलग बात होती है, बातें चल रही है वो अलग बात होती है। मगर जब आप खुद बोलते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि पब्लिक को जानने का हक भी है ना। नहीं देखिए है ना, आज मैं एज अ विक्टिम आपके सामने बैठा हूँ, जो भी पार्टी का मैंने पद से इस्तीफ़ा दिया हूँ तो मैं विक्टिम हूँ। तो हो सकता है कि मैं जो बोलूँ
वो लोगों को सही ना लगे, मैं जो बोलूँ वो लोग बोलेंगे कि अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि हंसी खुशी आया था और खामोशी से चला जाऊंगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं जिस घर में रहा हूँ 7 साल, मैं जाते जाते उस घर को बदनाम नहीं कर सकता ना। नहीं, आप बदनाम मत नहीं, कीजिए, मैं मगर किसी हकीकत तो नेताओं के सामने बारे आना में चाहिए कुछ ना। बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, आप मत बोलिए पब्लिक नेता के समझदार बारे है, में। पब्लिक को सब मालूम है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा दिमाग अपना चलाइए और चलो लड़ाई मैं चला करिए। लेता हूँ दिमाग। एमआईएम के जितने भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि फर्ज है, मैं चलाता हूँ दिमाग। अभी आप तो खैर जो आपके वीडियो देख रहा हूँ मैं, आप तो बोलने को तैयार नहीं हो, मगर कुछ बातें, कुछ तो है, कुछ तो बात है इम्तियाज़ जलील और आपके बाद बीच में। नहीं, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है। वही तो जानना चाह रहे नहीं, हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। जब ही फारूक शाब्दी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। फारूक शाब्दी के पार्टी छोड़ने से सिर्फ फारूक शाब्दी नाराज़ नहीं है। फारूक शाब्दी ने कभी भी किसी ओहदे का, पद की लालच नहीं रखा है भाई। फारूक शाब्दी काम कर रहा था जमात की मोहब्बत में, असद साहब की मोहब्बत में। और ये जो मेरे नौजवानों का सपोर्ट, जो प्यार है मुझे, मैं इसको मतलब आपको डिफाइन नहीं कर सकता। उसकी कोई वो मेजर करने की कोई लिमिट नहीं है कि मेरा यूथ जो है ऑल ओवर महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया मुझे कितना लाइक करता है जमात में होने की वजह से। लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने कुछ बड़ा फैसला लिया हूँ तो कहीं ना कहीं तो आपको नहीं लगता उनको जानने का कि एक्चुअल क्या हुआ है? सब जान रहे, सब कुछ, सबको सब कुछ पता है। बस मैं बोला हूँ कि सब जानते हैं। मेरे को, मैं आपको चाहिए तो स्क्रीन में उनका नंबर छुपा दूंगा। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया जो मैंने आपको आज दिखाया। जी 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 जी। वो कह रहे हैं कि फारूक शाब्दी सही में छोड़ दिए। तो आपको मैंने पूरा मैसेज दिखाया हूँ, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ। तो वो जो वहाँ बैठा है वो क्या सोचे कि फारूक शाब्दी छोड़ दिया है, फारूक शाब्दी पे जुल्म हुआ है। कल्प्रिट कौन है? क्योंकि उसने बताया कि मैं एमआईएम का, उस टाइम फारूक शाब्दी का फॉलोअर नहीं है, वो आपका फॉलोअर नहीं है, सॉरी है, मैं आपको बता, वो मीम का फॉलोअर है। तो वो उसको जानने का हक है कि भाई ऐसा क्या हुआ, वो इतना अच्छा काम कर रहा था मुंबई में, वो इतना अच्छा काम कर रहा था, ये तो वो मुझसे सवाल कर रहा है कि भाई क्या हुआ। तो उनको भी जानने का हक होता है फारूक भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये और एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फारूक शाब्दी का कोई फॉलोवर नहीं था, नॉट इवन सिंगल पर्सन। फारूक शाब्दी की जो ये फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है, जो उसको लोग मोहब्बत कर रहे हैं, वो एमआईएम की वजह से। ये मैं खुले आम इसको एक्सेप्ट करने तैयार हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मुझे यूएस से, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, और इंडिया में तो ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ से लोग, मेरे भाई सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊँ जमात में। तो ये ऑल थैंक्स टू पार्टी। पार्टी की जगह रहती है। और कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि आने से और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं भी उनको यही बोलना चाहता हूँ कि पार्टी अपनी जगह रहती है। पार्टी के अंदर नेता आते हैं और नेता जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उनका प्यार है जो वो लोग मुझे इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात शायद मेरे उन भाइयों को नहीं मालूम है। वही तो जानने के लिए आपको बुलाया कि हकीकत क्या है। सलीम भाई, आप किस स्टूडियो में बैठा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको नहीं मालूम है। मैं भी बता देता हूँ, आपको नहीं मालूम कैसे है। चलेगा? मुझे तो मालूम है, मैंने तो डाला तो है। बस सर, आपका जिस दिन रात को इंटरव्यू हुआ इम्तियाज़ भाई और आपका, उस वक्त मैंने आपसे सवाल किया कि आपको ये निकाल देंगे पार्टी, कि आप तो क्या करोगे आप? नहीं, इत्मीनान मुझे इस बात का है कि जैसे आप किया था कि नहीं? हाँ, किए थे ना, आपने किए थे। जैसे आप ही नहीं, पूरी पब्लिक बोल रही कि ये लोग निकाल देते हैं। तो मुझे इत्मीनान ये चीज़ का है कि पार्टी ने मुझे निकाली नहीं, मैं खुद हट गया हूँ इस पार्टी से। तो निकाल देते तो बेइज्जती हो जाती। नहीं, देखिए ना, अगर मैं पार्टी को ऐसा लगता है आई एम नॉट फिट टू वर्क, इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग, तो फिर पॉलिटिकल पूरा डैमेज हो जाएगा ना। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो पार्टी का राइट है। आपने एक स्मार्ट मूव लिया कि मैं यार इससे पहले कि मेरे को निकाल दिया जाए मैं हट जाऊँ, तो वही वजह। अगर मैं स्मार्ट मूव लेता तो आज मैं यहाँ पर आपके इन सवालों का जवाब नहीं देता। तो मूव जो है वो इमोशनल है, दिल से है, और वो तो दिखा आपकी आंखों में आंसू, वो असद साहब की मोहब्बत में है। वो असद साहब के लिए रिस्पेक्ट मरते दम तक अल्लाह मेरे दिल में आप असद साहब की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप मजलिस को अच्छा बोल रहे हो, फिर मजलिस को छोड़ के चले जा रहे हो, तो लोग क्या समझें कि भाई आप क्या कर रहे हो? हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो ना भाई आप। अगर मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत है, तो मुझे इत्मीनान इस चीज़ का है कि आज मैं जो बातें आपको नहीं बता रहा हूँ वो सारी बातें तफसील के साथ असद साहब को पता है। वो तो फिर कभी बोलेंगे नहीं।
वो कभी नहीं बोलेंगे, हिस्ट्री रही है। बस मैं और कुछ, वो तो कभी बात नहीं बोल, कभी आपके फेवर में नहीं आएंगे, बात करेंगे कि भाई ऐसी बात। लेकिन और एक, चलिए अभी आप इस बात का खुलासा कीजिए। अभी आप, मैं बोलता हूँ, आपने पार्टी के फैसले नहीं माने। हो सकता है। फैसले क्या थे? फैसले ये थे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो एक लिस्ट जाहिर की थी, मतलब जिससे आपकी सहमति, मतलब आपसे पूछा तक नहीं किया था, और उन्होंने वो लिस्ट आना जो है जाहिर कर दी, जिसमें गोंडी की लिस्टें थी और मेन औरंगाबाद की लिस्ट थी, वो थी। एक रीज़न ये बताई जा रही। नहीं आप सब पे बोलो, मुझे नहीं बोलना है, या बोलना है तो बोलिए। नहीं सुनिए ना, मैं हर चीज नहीं बोलूंगा तो इंटरव्यू क्यों दे रहा हूँ मैं? जी, ये बात, ये मेरा सवाल। हाँ, मैं इंटरव्यू क्यों दे रहा हूँ? मैं खाली आपकी चाय पी के चला गया होता। औरंगाबाद इज नॉट माई सब्जेक्ट। वहाँ इम्तियाज जलील साहब है और वो हैंडल कर रहे हैं अपने हिसाब से। लिस्ट बॉम्बे की जारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है कि मुझे कॉन्फिडेंस में शायद नहीं लिया गया। कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल तो कभी नहीं फॉलो हुआ है एमआईएम में। मुंबई अध्यक्ष से आज तक नहीं पूछा गया है। नहीं, मुझे सारे फैसले मेरे से बगैर पूछे लिया गया, ऐसा भी नहीं है। पहला आपसे मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसमें समय पहले मैंने सवाल यही खड़ा किया था आपसे कि भाई ये तो एंड टाइम पे आ जाते थे, आप क्या करोगे? आप बोले इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरी बात हो क्या आई? तो आप उसी सवाल का जवाब दीजिए। कोई आया इस बार? आप यू आर ऑन ग्राउंड, हाँ, आप देखते हैं। तो पार्टी ने मुझे फ्री हैंड दी, ऐसे नहीं है कि काम करने नहीं दिया गया। कोई नहीं आया इस बार टिकट बांटने के लिए। इस बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एमआईएम ऑफिस पर इंटरव्यूज हुए, लोगों से पूछा गया। इंटरव्यू तो पहले भी होते थे। नहीं, ऑफिस पर नहीं होते थे, ऑफिस पे ही होते थे। हैदराबाद से लोग आके बैठते थे, वो अलग। लेकिन टिकट आज हमारे बी फॉर्म्स हमारी हेड ऑफिस से बटे, तो कहीं ना कहीं ठीक है। बटे तो ठीक है, मगर कौन बांटा वो जरूरी ना। इम्तियाज भाई आके बैठ के बांट रहे, वो अलग, वो इंटरव्यू ले रहे। आप देखिए, मैंने टोका भी, आप वो इम्तियाज भाई ने, आप अगर वो मेरा इंटरव्यू, मैं प्ले करूंगा वो चीज़ भी, इसमें थोड़ा रीडिंग में टाइम लगेगा, मगर मैं वो सब प्ले करूंगा जो मैंने बोला है। वो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ बैठे हो, वारिस पठान कोने में बैठे, और इनको फारूक भाई को पीछे बाहर बिठा। नहीं, वैसा नहीं था। देखिए, ये सब रूमर्स है। अरे हाँ, तो आप जब आए तो इम्तियाज भाई ने आपको क्लियरली बताया कि वारिस भाई को थोड़ी देर में ब्रेक। नहीं, वो तो बहाना था। अरे हम तीनों साथ में बैठ के इंटरव्यू लिए, वो सब बात नहीं है। और इंटरव्यू के लिए कोई कहीं बैठा है, कोई बैठा है, उतनी छोटी छोटी बातों पे फारूक शाब्दी नाराज हो। फारूक शाब्दी उतना छोटा या कान का कच्चा या वो नहीं है। बातें मतलब एक सिस्टम की है, और मैं चाह रहा था कि सारी, देखिए, फैसले इन द एंड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबर ओवैसी साहब के, और महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते इम्तियाज जलील साहब के सारे फैसले सर आंखों पर है। उस फैसलों का विरोध नहीं करूंगा। फैसले का विरोध, फैसलों का विरोध नहीं करूंगा। आपने किया? पूछो कैसे? तरीके का विरोध हुआ। कैसे किया? पूछो कैसे। आते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सोलापुर में आपकी पार्टी, इंटर पार्टी राइवलरी बहुत जगह होती है, बहुत बड़े बड़े नेताओं में होती है कि भाई एक पार्टी में 2-3 जन रहते हैं, वो सोचते हैं इसको बेटा है, ये कोई नेचुरल नहीं है। वहाँ पर आपके जो मेन अपोजिट थे, कोई मेरे ख्याल से कुछ पठान करके कोई नाम था, उसको वहाँ का सलाहकार बना दिया, उसको अथॉरिटी दी गई थी टिकट की। इसलिए फारूक शाब्दी साहब को जो है थोड़ा सा। सलीम भाई, एक दिन सोलापुर चलेंगे आप मेरे साथ? चलेंगे। आप वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, और वहाँ की पब्लिक फारूक शाब्दी को क्या समझती है, क्या मानती है, उसके बाद आप फैसला करना। सोलापुर में मैं किसी पार्टी का एक लीडर या नेता नहीं हूँ। मेरे बड़ों के लिए मैं छोटा भाई हूँ, बुज़ुर्गों के लिए बच्चा हूँ, बेटा हूँ, माँ बहनों के लिए बेटा हूँ। तो मैंने सोलापुर को मेरे दिल के बहुत करीब रखा। तो मैं सोलापुर को किसी के साथ शेयर करने का तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कुछ हादसे हुए, इसके लिए मैंने खामोशी से निकल जाना। मैं बता रहा हूँ ना कि आप उनको इख्तियार दिया गया था कि वो बी फॉर्म बांटे। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। गलत बात है। बी फॉर्म सारे मेरे पास, मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट करने को उनको दिया गया था। फिर बाद में फारूक शाब्दी के साथ बैठ के बातें हुई। फारूक शाब्दी साहब ने ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो कुछ 22 सीट में से 5 सीट, 4 सीट, सब चलते गई, सब तो चलती गई थी। इसलिए आपको गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्से में लिया हुआ कदम नहीं है ये। अगर गुस्से में अगर मैं कदम लेता तो मैं पार्टी छोड़ने के टाइम पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिया होता, पार्टी के लीडरों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया होता। वही तो ये गुस्से में लिया हुआ
स्टेप नहीं है मैं बिल्कुल। वही तो गलवाना चाह रहा हूँ आपसे। गुस्सा क्यों करूंगा मैं? गुस्सा मैं नहीं कर सकता। मैं दिला रहा हूँ मैं आपको, अरे दिलाइए ना आप। मैं दिला रहा हूँ ताकि अगर कुछ आप तो गुस्सा बोलो। दिलाने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा कि सलीम भाई पास हो गए और फारूक शाब्दी फेल हो। नहीं, कोई पास नहीं, कोई फुल नहीं, जनता को जानने का हक है फारूक भाई। हाँ, तो फिर वहाँ पर ऐसा चला और बाद में यहाँ पर लिस्ट आ गई, तो फिर बाद में जो हुआ वो तो इंटरव्यू हुआ, सब हुआ, तो इस वजह से फारूक शाब्दी ने बिफोर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ MIM ही क्विटेड। देखिए, मैं एक शॉर्टकट में आपको एक वो बताता हूँ। जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, असद साहब ने एक ट्वीट किए थे, उसमें उन्होंने लिखे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। इसका मतलब ये है कि फैसला लेने वाले सुप्रीम होते हैं बट अचूक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसको लेकर हम सब जी रहे हैं ना। तो वैसा ही कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ है। मैं उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, मेरे को एग्जांपल देके। कहीं ना कहीं असद साहब से मिस्टेक हुई है। मैं मरते दम तक उनकी मिस्टेक हुई ये नहीं बोलूँगा, बट फॉर मी सुप्रीम और भी हो सकते ना। व्हाई यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द सुप्रीमेस्ट अथॉरिटी? तो ठीक है, जो भी है, मैं सारे फैसले कबूल करता हूँ और उसी दुख के साथ मैं रहने के लिए तैयार। चलो, मैं देखता हूँ एंड तक अभी आपको खुला पाता हूँ कि नहीं। इम्तियाज़ जलील को ऐसा लगा कि मुंबई अध्यक्ष बहुत नाम हो रहा है, ये हो रहा है, तो शायद उन्होंने ये कदम उठाया आपको नीचा करने के लिए। इम्तियाज़ जलील साहब इज़ अ वेरी बिग लीडर। देखिए, लोग क्या होते हैं मालूम, राजनीति में आने के बाद नेता बनते हैं, नेता। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब नेता नहीं बने, ही बिकेम अ लीडर। जिनके पीछे, मतलब नेता की सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, लीडर का पूरा स्टेट होता है, पूरा नेशन होता है। सही बात है। तो वो कैलिबर के हैं। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं, और अगर कोई दूसरा सोचता है तो मैं किसी की सोच भी नहीं रोक सकता। तो मेरे दिल में तो ये है कि मुझे जो काम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, मैं उसको सिंसियरली, लॉयली, ईमानदारी के साथ, मेरा 100 नहीं 200% देकर, मैं पार्टी की भलाई के लिए, मैं मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए या मेरा पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए नहीं, लेकिन पार्टी की भलाई के लिए, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो एजेंडा है, उसको आगे लेके आने के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँ। मगर बड़े के नहीं, मतलब काम करते रहेंगे, मतलब अभी भी आप ज्वाइन हो नो, जब तक मेरे पास जिम्मेदारी है तब तक। हाँ, अरे भाई, छोड़ दिए ना। अभी छोड़ दिया, जब तक नौकरी रहेगी तो मैं उस नौकरी के साथ वफा करूंगा। अभी है कि नहीं नौकरी? अभी तो मैंने खुद ही रिजाइन दे दिया हूँ, तो वही जाना। अभी। लेकिन रिजाइन देने से पहले लेट मी क्लियर सलीम भाई, कि लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम नहीं छोड़ना चाहिए था, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए था, तो मैं वो भी क्लैरिफिकेशन, मेरा सवाल वही था, मैं भी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मेरे पास 2 जिम्मेदारी थी, वन इज सोलापुर और सेकंड मुंबई की। मैंने सोलापुर से आने के टाइम मैंने पूरी लिस्ट हमारे जो निरीक्षक है, वहाँ के ऑब्जर्वर है, उनको दे दिया था कि ये विलिंग कंटेस्टेंट्स है, इनको आप टिकट दोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वहाँ पर भी मैंने, वो तो मेरा होम ग्राउंड है, तो वहाँ मुझे मतलब इतना काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अनवर सादात, तो उनको लिस्ट दे दिया था, तो वहाँ से भी मैं फारिग था, वहाँ इंटरव्यूज़ वगैरह सब हो चुके थे। फिर मैं यहाँ आया, रात को 12 बजे हम लोग, इम्तियाज़ भाई, हम लोग हेड ऑफिस पर गए, सुबह 5 बजे तक काम किए। सेकेंड डे सुबह 11 बजे से रात के 12-1 बजे तक इंटरव्यूज़ हुए। यहाँ इंटरव्यू होने के बाद रात को हम लोग सब ने लिस्ट बनाए, सारे नॉमिनेशन जितने भी आए थे हमारे पास एप्लीकेशंस, उनमें से हम लोग ने छाटे कि किसको टिकट मिलना चाहिए। वो लिस्ट देने के बाद मैंने मेरे कैडर के साथ इंसाफ किया। मैंने, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि मुझे असद साहब को जवाब देना है ना जी। वो बोलेंगे फारूक क्या तू ऐसा आधे में छोड़ के चला गया, मैं वो नहीं चाहता था। तो मैंने मेरी पूरी जिम्मेदारी कि पार्टी अच्छे से इलेक्शन लड़े, और जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, वो मैंने पूरी किया। अफसोस इस बात का है कि मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा इस पार्टी की। फारूक भाई, व्हाई यू केम टू मुंबई? आप क्यों आए मुंबई में? आप क्यों पोस्ट ली मुंबई में? आपके पास तो शोलापुर में 70,000 वोट थे, तो आपने मुंबई का रुख क्यों किया? आई वॉज सेंट टू मुंबई। मैंने मुंबई कभी सिलेक्ट नहीं किया। पार्टी के आला कमानों का आग्रह था कि तो मैं मुंबई जाऊँ। महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट का हमारा, चाय और बोल देता हूँ। हाँ पी लेंगे। आप थोड़ा कुछ तो बताइए। अभी थोड़ा शरबत पिलाना पड़ेगा, चाय नहीं आपको।
कुछ तो हक बनता है ना। नहीं, हमारे आपके स्टेट लोगों को- प्रेसिडेंट का वो था हम्म। कि मैं मुंबई संभालूं, हम्म। तो जैसे साहब लोग ने बोले तो मैं आई एग्रीड कि मुंबई लूँगा। लेकिन उस टाइम मैंने एक शर्त रखा था कि अगर मैं मुंबई लूँगा तो एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सोलापुर छोड़ने के लिए ना बोला जाए। अगर दोनों जिम्मेदारी मुझे देंगे तो मैं दोनों जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको और ऐसा बताया जा रहा है कि आपको कहा गया था आप शोलापुर छोड़ो, मुंबई में ध्यान दो। पहले ये बोला गया था कि दोनों जगह करो, और कंडीशन भी मेरी यही थी कि मैं दोनों जगह रखूंगा, बिकॉज सोलापुर के 63,000 लोगों ने मुझे वोट किए, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता था ना। वहाँ के लोगों को क्या लगेगा, मुंबई माया नगरी मिल गई, सोने की चिड़िया मिल गई, तो फारूक शाब्दी छोड़ के भाग गया। तो मैंने पहले ही ये कंडीशन रखा था कि आप जो जिम्मेदारी देना चाहती है पार्टी दे मुझे, लेकिन सोलापुर मुझसे ना ले। जी। ऐसा तो फिर लास्ट में फाइनल क्या हुआ कि आप दोनों संभालेंगे? हाँ, दोनों संभाल ही रहा था ना मैं। जी। आप तो देख रहे हैं, मैं सोलापुर में भी काम कर रहा था। मेरी आधी जिंदगी जब गाड़ी में चली गई है सलीम भाई, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज भी मेरी गाड़ी में आप चेक करोगे तो पूरा घर है, खाली बर्तन और चूल्हा नहीं है, बाकी आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें गाड़ी में रेडी मिलेगी आपको। तो मैंने कुछ चीज़ का ख्याल नहीं किया, ना घर देखा, ना बच्चे देखा, ना कारोबार देखा, कुछ नहीं, पागल की तरह काम कर दिया। अगर आप खाली मुंबई प्रेसिडेंटशिप छोड़ सकते थे कि मैं मुंबई से नहीं संभालूंगा, ये मैंने भी कर सकते थे। हाँ, तो मुझे ये ऑफर भी मिली थी, तो मैंने छोड़ दिया था। अब आई सेड आई डोंट वांट बॉम्बे। मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता, चाहे जो भी हो। तो झगड़ा वही था कि भाई काम करने दिया जाए। आप absolute इतने powers। साल पॉलिटिक्स में हो, आप मुंबई के रहने वाले हो, आपकी फैमिली मुंबई की, आपका बिजनेस मुंबई का है, जिसको आपने माया नगरी चिड़िया कहा है। आपको तो मुंबई का तरीका मालूम था कि कितने आरोप लगे टिकट बांटने के लिए, पैसे के लिए, कितने कैंडिडेट्स को ये किया गया, कितने मुंबई अध्यक्ष को हटा दिया गया, कितने मुंबई प्रदेश जलील हुए यहाँ से कि जो है एमआईएम छोड़ दिए कितनों ने, कितनों को मतलब लोगों ने ये किया। तो फिर आपने क्यों सेलेक्ट किया कि मेरे साथ ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, फारूक इज़ नोन फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, लेकिन मुझे मेरी सच्चाई पे भरोसा था, मुझे मेरे काम करने के ऊपर भरोसा था, और तो यानी मुझे ये ये कहना- मालूम था कि फारूक बिकाऊ नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है, जमात की बेहतरी के लिए फारूक शाब्दी करेगा, और वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे थे। आज इतना अच्छा कैडर जुड़ गया था, अल्लाह करे साथ में ही रहे जमात की तरक्की हो, उसके खिलाफ नहीं हो। लेकिन अगेन थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर्स आ गए, तो मैंने ही क्विट करना ज़्यादा मुनासिब आपने समझा। स्पीड ब्रेकर बना दिया। पब्लिक को तो, कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी 2-3 आके आप बैठे हुए आपको लेके जाने के लिए। देखिए, क्या आप वो मैं स्पीड ना, ब्रेकर मैं हो? जहाँ भी रहता हूँ, आप वो स्पीड ब्रेकर हो? मैं जहाँ भी रहता हूँ सलीम भाई, मैं कार्यकर्ता नहीं बनाता, मैं एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट कर, अल्लाह की देन है, मेरे माँ बाप की दुआ है, फारूक शाब्दी की कोई खूबी नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे अपने एक परिवार का सदस्य मान लेते हैं। तो ठीक है, ये मरे दम तक मैं ये दुआ करूँगा कि ये चीज़ फारूक शाब्दी के फेवर में ऑलवेज रहे। अच्छा, ये सब चीज़ हुआ जो आपने कहा कि आपके साथ शायद नाइंसाफ़ी हुई हो या कुछ भी, तो आपको फ़र्ज़ नहीं बनता था आप असद साहब से बात करो इस बारे में, या आप चले जाते जैसे आप पहले गए थे, जैसे आप उनको इतने कायद मानते हैं, तो आप जाके ये बात डिस्कस कर सकते थे और उन पर फैसला छोड़ सकते थे? आपने क्यों नहीं सोचा, या आप गए थे या नहीं मिले थे? नहीं, सब बातें हो चुकी है, बात होगी, साहब को सब मालूम है। मालूम होना और बोलना। नहीं, देखिए, वो नेशनल लीडर है, डिस्कशन बराबर हुआ है। है साहब, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है साहब को डिस्क्राइब करने के लिए। मैं साहब हाँ, का मेरे पास- डिस्क्रिप्शन नहीं चाह रहा हूँ फारूक भाई, हाँ, मैं ये क्लियर चाह रहा हूँ कि एक किसी को भी तकलीफ होता है तो वो अपने मालिक के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है, अपने घर वालों के पास जाता है, बोलता है भाई ऐसे ऐसे तकलीफ देखिए, है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको वो एग्जाम्पल दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजेस ने उस दिन फैसला सुनाए होंगे, उनको क्लियरली पता था कि ये फैसला गलत है। उनको अंदर कहीं ना कहीं वो एहसास था कि हम जो सुनाने जा रहे हैं वो फैसला गलत है, लेकिन उन लोगों ने वो फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद का। तो समवेयर ये भी वैसा ही था। चलो, आधी बात अगर आप रिस्पेक्ट करके बात कर रहे हो तो हम भी ज़्यादा नहीं खोलेंगे। बात करते हैं कि अभी पोस्टर्स फट रहे हैं सब जगह इम्तियाज़ जलील के, तो कुछ लोगों का कहना है कि वह फारूक शाब्दी का हाथ है।
अगर मेरा हाथ होता तो सोलापुर में भी फटे होते, सोलापुर में भी गाली दिए होते। आप बता दो कि सोलापुर में जब मैं आ रहा था यहाँ बॉम्बे, तो मुझे अलविदा मतलब मुझे खुदाफिज करने के लिए लोग सी ऑफ करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए थे। आपने वीडियो देखी, उसमें से एक नारा बता दो जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी के लीडरान के खिलाफ लगा हो। दिस इज़ वॉट आई हैव अर्न। फारूक शाब्दी डिसिप्लिन के साथ काम करता है। फारूक शाब्दी किसी को नीचा दिखा के काम नहीं करता है कभी। तो अगर मेरा हाथ होता तो सोलापुर में भी यही चीज़ होती। और जो औरंगाबाद में हुआ है वो मैं समझता हूँ दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। कहीं भी कोई भी पार्टी हो, आज आप खुद न्यूज़ चैनल चलाते हैं, शिवसेना में, बीजेपी में, कांग्रेस में, तमाम गठों में ये गालियों का सिलसिला, फ़ोटो जलाने का, फ़ोटो फाड़ने का सिलसिला हो रहा है। ये क्योंकि टिकट बांटने में, टिकट आदमी एक वार्ड से मांगता है, 10-10 उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन मिलना तो एंड में एक को ही है। तो 8-9 लोग को नहीं मिली। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि एकदम पार्शियल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो पार्टी का कैडर है, जिसने झंडा उठाया है, जिसने अपनी मेहनत किया है, जिसने अपना खून पसीना पैसे कुर्बान किए पार्टी के ऊपर, तो उसके साथ थोड़ा सा लीनियंसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट पैराशूट लैंडिंग। मेरा एक ही उसूल है लाइफ में कि अगर मेरा आदमी हार जाए मैं वो बर्दाश्त करूँगा, लेकिन जो पैराशूट लैंडिंग से आता है, जो भी दूसरे तीसरे चीज़ें लेके आता है, उसको मौका कभी नहीं दिया जाए, क्योंकि उसमें पार्टी ख़त्म हो जाती है, केडर ख़त्म हो जाता है। हमने इम्तियाज़ जलील साहब से फरहान आज़मी जो थे जी। समाजवादी पार्टी के अबू हाशिम आज़मी के बेटे, उनका एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पर टिकट गवंडी में 25 लाख रुपया, और तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है। और आपके सामने तो न्यूज़ बने जो नहीं, देखिए न्यूज़ तो सुना हूँ ना मैं मेरी आंख से देखा नहीं हूँ। और जब तक फारूक शाब्दी अगर सुन भी लेता तो भी शायद मैं नहीं बोलता, जब तक मैं मेरी आंख से देखा नहीं हूँ। तो ये गवंडी की टिकट्स का क्या हुआ? गवंडी की टिकट इम्तियाज़ भाई ने क्यों ऐसा डिक्लेयर किया? वो इम्तियाज़ भाई को मालूम। वो तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने ऐसे ही दिया, वो तो मैंने ऐसे ही नाम सजेस्ट किया, आपके सामने तो हमने सवाल किए। वो फाइनल थोड़ी हो, तो फाइनल फारूक भाई करेंगे। तो आज नॉमिनेशन की डेट्स खत्म हो चुकी है। हम्म। आज वही नाम तो के उस बीच में नॉमिनेशन तो हुए, वो उसी नाम के नॉमिनेशन अगर आप नहीं करते तो शायद वो नहीं होता, चेंज हो जाता। वो शायद और ईफ बट पे राजनीति नहीं चलती है। हर स्टेप से कुछ ना कुछ डैमेज होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी स्टेप लेना। चलो, ये यहाँ तक हो गया आपके रिज़ाइन तक। अब एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं फारूक भाई। फारूक भाई को लोग बहुत बुला रहे हैं, क्या करेंगे? कंधे पे उठाने की बात कर रहे हैं, लेके जाएंगे कहीं। एक हमने आपके बड़े लीडर का भी देखा था कि फारूक शाब्दी जल्द आएंगे, उसके बारे में तो आप बोल सकते हो, वो तो किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, तो मैं यही चाहूँगा कि फारूक शाब्दी को ऐसे ही सब लोग बुलाते रहे और कंधे पे उठा के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अगर फारूक शाब्दी को कहीं जाना है तो फारूक शाब्दी ऐसे ही चला जाएगा। पार्टी में वापस आने की बात हो रही है, फारूक भाई कहीं ले जाने की बात नहीं। सी देखो, दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्न्ड। ये लोगों का प्यार, ये जो मिला है ना मुझे, सलीम भाई, मैं अभी ऑफलाइन रखा हूँ फ़ोन, मालूम है, मैं तो देखा बात करते करते। यू वोंट बिलीव कि लोग जिनको मैंने देखा भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और शायद उन लोगों ने भी मुझे नहीं देखे, मैं सुना, लिटरली रो रहे हैं आंसुओं के साथ, रो रहे जैसे अपना उनका भाई बिछड़ गया उनसे। तो ये चीज़ मैं हमेशा ज़िंदा रखना चाहूँगा। और ये लोग का बस मैं कैसे भी अल्लाह पाक मुझे इस लायक बना दे कि मैं इनका कर्जा उतार सकूं और इनके कुछ इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गद्दार कह रहे हैं कि गद्दारी किया। ठीक है ना, देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच है भाई। कुछ लोग बोल रहे टिकट नहीं मिली मुझे, अरे टिकट का तो कोई मसला ही नहीं है। टिकट तो आप तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे थे। आई एम नॉट एलिजिबल ऑल्सो। और मेरे खानदान में कोई आदमी पॉलिटिक्स से 100 कदम दूर है। यू नो माई फैमिली वेरी वेल। वो लोग बोलते हैं कि अपना काम नहीं है, तो ठीक है, टिकट का कोई इशू नहीं है और मेरे आदमियों को टिकट दो। मेरा आदमी कोई नहीं है, जो जमात के साथ लॉयल है वो मेरा आदमी है। वो उसकी लॉयल्टी के ऊपर उसको टिकट मिलेगी, वेदर इट बी बॉम्बे, वेदर इट बी सोलापुर। अभी क्या, अभी की बात कीजिए, ये तो ठीक है, ये तो जब तक आपका जज्बा था, वो लेटर पे साइन करने से पहले ये जज्बा सब चल रहा था। अब लोग जानना चाहते हैं कि फारूक शाब्दी वापस आएगा क्या? फारूक शाब्दी वॉन्ट्स टू रेस्ट फ्यू डेज। प्लीज़ थोड़ा आराम करूँगा मैं, थोड़ा बहुत
स्ट्रेस में बैक था। सीट पे बैठ के खेल देखूंगा। नहीं 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 नहीं, खेल क्या देखूंगा भाई। अच्छा, अभी आप चाहोगे कि मुंबई में मैं नहीं हूँ तो एक होता है ना, हसद होती है, जलन होती है, अब मैं ही नहीं हूँ तो हारे हुए तो उनको पता चलेगा फारूक शाब्दी क्या था। कभी नहीं। आप सोलापुर हो या मेरा बॉम्बे का कैडर हो, जिनको टिकट्स मिली है, आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ भी बात नहीं किया ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब तो ये ऐसे तो नहीं। राजनीति भी हो सकती है ना। हाँ, तो हो सकती राजनीति है, हो सकती है, ये हो तो आपकी सकती है। राजनीति। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, बेशक बेशक। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, तो बस वो जान रहा है और मुझे मेरी नीयत मालूम है, तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वो आपका इमोशनल होने का वीडियो बहुत लोगों ने बहुत मतलब अच्छे कमेंट में, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मे बी ही इज एक्टिंग। हाँ ठीक है ना। क्या वक्त जो वो आंसू क्यों निकले? असद साहब की मैं एक्टिंग नहीं मोहब्बत, बोलता हूँ, मैं बोलता है असद साहब की वो तो मोहब्बत। आपने बताया। बस वो तो बस आपने- बस एक ही चीज़ है। आगे मतलब मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा लगा कि आई एम गोइंग अगेंस्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब, और वो मैं रोक नहीं पाया। बस मुझे वही अफसोस था कि मैं वो आदमी शायद नहीं चाहते कि मैं पार्टी से जाऊं, लेकिन बोल नहीं मुझे पा रहे। मजबूर किया गया। अच्छा, अकबर भाई को आपने इंटरवेन किया? नहीं अकबर भाई से कभी ऐसा। कुछ सलाह मशवरा ले लेता है अकबर भाई से क्या? अकबर भाई कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया, वो जाके बताते कि ऐसा ऐसा चल रहा है, बेहतर मुंबई, क्योंकि अकबर भाई के दिल के करीब मुंबई है। मैंने मेरे स्टेटमेंट में भी बोला। मैंने अकबर ओवैसी को 2013-14 में यहाँ की हर एक गलियों में जाते हुए, रैली करते हुए, पैदल चलते हुए, बाइक चलते हुए, बाइक पे जाते हुए मैंने देखा है। वो नेशनल लीडर होने के बाद भी डोंगरी की हर गली, नागपाड़ा की हर गली में, क्योंकि उनको यहाँ पर बेस बनाना था, और उन्होंने इतना बड़ा बेस बना दिया था यहाँ पर कि यहाँ से टिकट आनी चालू हो गई थी, अपना विन होने सीट, लगा। हाँ एमएलए निकला। देखिए मैं यही बोलता हूँ कि ये सब उनकी मेहनत ही है। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने हम जैसे लोगों को बना के दिया, हम वही प्लेटफॉर्म पे चढ़कर तो हमको आपको काम नहीं करने लगता में था एक बार आसानी अकबर है। भाई से बात करना चाहिए था कि बात कर लेते हैं? मैं अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझता कि मैं या तो बड़े ईगो बड़े था, मैं क्यों बात करूं? नहीं ईगो, मेरी एक भी बात में शायद अगर आपको ईगो लगा नहीं, होगा मैं ना, ऐसा ही होता है ना, मैं हो तो सकता है। देखिए मेरा लोगों काम का तो उगलवाना सोच है जो भाई है ना, किसी की भी सोच में पकड़ नहीं सकता ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत घमंडी हूँ, मुझे बहुत एटीट्यूड है, लेकिन यकीन मानो फारूक शाब्दी उसूलों के साथ समझौता नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो दुनिया की, अब तक आज तक मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। कल मेरी नीयत भी ख़राब हो सकती है, लेकिन आज तक मेरे माँ बाप की तरबियत, उनकी दुआ मेरे साथ है। ईमान ख़राब नहीं करूँगा, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। शायद उस वजह से असद भाई कल फ़ोन करते हैं, बोलते हैं फारूक वापस आ जा, तो मैं क्या बोलूँ अभी, लेकिन फारूक शाब्दी वापस नहीं जा रहा। दोस्तों, तो ये तो फारूक शाब्दी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि एमआईएम में ये वापस नहीं जाएंगे। दिल का हाल नहीं बता रहे, अंदर से ही कुछ बातें हैं जो अपने कायद की इज्जत रख रहे हैं, अपनी पार्टी की इज्जत रखते हुए। हमने बहुत कोशिश की इनको गुस्सा दिलाने के लिए और ये करके, ताकि कुछ उगले, बहुत सारी बातें हमको भी मालूम है, मगर कुछ बातों में पर्दा ही अच्छा रहता है, वो अच्छा रहता है। तो इन्होंने साफ कर दिया कि ये पार्टी में वापस नहीं आने वाले। फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सलीम इतना भाई, टाइम दिया, इतना वो किया, मैंने आपका इतना बीपी बढ़ाया, ये किया ताकि कुछ नहीं नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, मेरा या बीपी कुछ नहीं बढ़ता बोलो। है भाई। जी। ठीक है, मैं बहुत सब्र वाला बंदा हूँ, और मैं हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से जो मेरी नसीब में लिखा हुआ है वो समझकर एक्सेप्ट करता हूँ, और अल्लाह मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन इनाम लिखा है मेरी नसीब में, ये समझ के चलता हूँ बस। एक मुंबई में इलेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हो इतने लॉयल है और मुंबई है, आप मुंबई के वोटर को एमआईएम के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे कि वोट दो या मत दो? मैं देखिए मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिका की इलेक्शंस है, मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार करने यहाँ सलीम भाई की गली न्यूज़ में नहीं आया हूँ। बस मैं तमाम वोटर्स से अपील करूँगा, करना वही जो आपका दिल माने, ना किसी के बहकावे में आना, ना किसी की लालच में आना, चुनना उसी को। इस बार किसी भी पार्टी, किसी भी शख्सियत, ये सब नहीं देखते हुए हमको ये देखना है कि हमारा काम कौन करेगा, हमारे वार्ड का, हमारे प्रभाग का विकास कौन करेगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कौन अच्छा करेगा। वैसे लीडर को चुनिए, ताकि ये जो गलतफहमी में जी रहे हैं लीडर कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बड़ी पार्टी है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले, और गरीब कार्यकर्ता या गरीब सोशल वर्कर जो लोगों के लिए अपने दिलों में
दर्द और दुख रखता है, काम करने का जज्बा रखता है, अगर आपके वोटों से उसको इनाम मिलेगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी और लिटरली काम ज़बान से नहीं ज़मीन पर काम दिखेगा इंशाल्लाह। तो एक बदल करने के लिए, एक चेंज करने के लिए यू नीड टू चेंज योर माइंड और आप अपने दिल की सुनकर वोट करिए। वो जो बड़ा आपने कहा, बड़े नेता पैसे वाले, वो आपके एमआईएम के कहा कि सबके कहा? नहीं, सब देखिए, कुछ लोगों को है ना कामयाबी हजम नहीं होती है, कुछ लोग अपने घमंड में चले जाते हैं, कुछ लोग वोटर को कुछ समझते नहीं है। एक एग्जांपल मैं दूंगा सलीम भाई, और मैं हमेशा से दुआ करता हूँ कि इलेक्शन साल में एक बार होना चाहिए, उसी बहाने नेताओं को देखने का तो मौका मिल जाता है। हाँ, अगर साल में एक बार होने लगा तो हर अच्छा नेता को छोड़ना पड़ेगा आपकी तरह कुर्सी। नहीं, देखिए, अच्छा नेता अगर होगा, नेता पार्टी से या उससे नहीं है, नेता पब्लिक से है। जी। और जो अच्छा होता है पब्लिक उसको सर पर बिठा दिए। आपको भी तो बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बैठा हूँ मैं। हाँ। लोगों के दिल में बैठा हूँ मैं, सर पर नहीं, दिल में राज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत बनाए रखे बस। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू।